नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं संसाधन के रूप में लोग जो क्लास 9th की बुक है। यह एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम की बुक है। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी की बुक है जो कि संसाधन के रूप में लोग इकोनॉमिक्स की बुक है। क्लास 9th का चैप्टर 2 इसको आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। आप लोग आप लोग अपने पास एक कॉपी और पेन लेकर के दोस्तों बैठिएगा। जो चीज़ें न आती हों उसको नोट कर लीजिएगा और जो चीज़ें आप लोगों को लगे ये इम्पोर्टेंट है उसको भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्या है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन का नाम है संसाधन के रूप में लोग। आखिर लोग कब संसाधन बन जाते हैं, कब, क्या कारण है कि लोग जो है दोस्तों संसाधन बन जाते हैं, कौन सा ये कारण है। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई लोग संसाधन बनेंगे तो उसके लिए आप लोगों को ये जरूर होना चाहिए कि उसमें शिक्षा दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, चिकित्सा सेवा दिया जाए, तो व्यक्ति एक अच्छा मानव पूँजी बनता है। मानव पूँजी मतलब दोस्तों वह अच्छा इनकम जनरेट करता है कि किस प्रकार से आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप जो है देश की सेवा कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है आप लोग शिक्षित हों, चिकित्सा सेवा आप लोगों में अच्छी दी गई हो, ठीक है? और आप लोग क्या हो दोस्तों, प्रशिक्षण आप लोगों को अच्छा सा दिया गया हो। तो ऐसे में क्या होता है, आप लोग अच्छी तरीके से एक संसाधन बन जाते हैं। तो इसमें दोस्तों हम मानव संसाधन के बारे में एकदम डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और एक कहानी के माध्यम से भी हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर सीखेंगे। देखिए दोस्तों, जब लोग संसाधन के रूप में काम करते हैं, ठीक है, तो ये बताता है वो उनकी क्षमता क्या है, वो कितना उत्पादन करते हैं, उनका कौशल क्या है, ठीक है। इससे क्या होता है, देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसमें भी वृद्धि होती है। जब आदमी अपनी सेवा देता है कहीं पर भी तो उससे देश को भी फायदा होता है। जब देश को फायदा होता है तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है दोस्तों उसमें भी फायदा होगा। अगर इस विशाल जनसंख्या को देखा जाए तो दोस्तों आप लोगों के लिए क्या है, आप लोग कुछ न कुछ चीज़ें जनरेट करते हैं। पैसा जब जनरेट करेंगे तो वो पैसा क्या होगा दोस्तों, आपकी फैमिली अच्छी तरीके से खाना-पीना खा सकती है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग कोई पैसा नहीं जनरेट जनरेट कर पाओगे तो आप लोग एक प्रकार से बोझ के रूप में काम करने लगोगे। मतलब कि आप वहाँ पर एक प्रकार से पूँजी के रूप में न लेकर के बल्कि एक बोझ के रूप में काम करने लगोगे। जब आप लोग केवल कपड़ा पहनोगे, खाना खाओगे और सोओगे, तो इसके लिए ज़रूरी है आप लोग अच्छी शिक्षा लीजिए और अच्छा रोज़गार लीजिए और देश की सेवा करिए, जिससे हमारा देश आगे जा सके और आप लोग भी अपने परिवार को अच्छी चीज़ें दे सकें। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, मानव पूँजी निर्माण। मानव पूँजी निर्माण कब कहा जाता है, जब उसमें प्रशिक्षण दिया जाए, जब निवेश किया जाता है। निवेश जब लोगों में निवेश किया जाता है तो कौन-सा निवेश किया जाता है, उसको अच्छा शिक्षा दिया जाएगा, अच्छा प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो वो एक प्रकार से मानव पूँजी का निर्माण करता है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि हम लोग शिक्षा लेकर के क्या कर लेंगे? आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठेगा कि हम लोग शिक्षा लेकर के क्या कर लेंगे? तो देखिए दोस्तों, आप लोग अलग-अलग चीज़ों में जा सकते हो। अगर आप लोग पढ़े लिखोगे तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारा जो है इंजीनियरिंग सेक्टर है, हमारा डॉक्टर सेक्टर है, तो आप इसमें कहीं पर भी जाकर के अपनी सेवा दे सकते हो। अगर भारत की बात करें तो भारत 1950, अगर 1950-51 में 51 में देखा जाए तो 1950 और 51 में भारत में लोग किस प्रकार से अपने खेतों को जोतते थे? अपने खेतों को जोतने के लिए लोग बैल का उपयोग करते थे, लेकिन आज ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, थ्रेशर का यूज़ करते हैं। तो ये सब कहाँ से आया दोस्तों? ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे शिक्षा के माध्यम से ही आई। हम लोगों ने आविष्कार किया और जा कर के ये आविष्कार करने के बाद लोगों को शिक्षित किया कि आप लोग भी ऐसा काम करिए ताकि देश का विकास हो सके।
अब भारत जो है पहले क्या करता था, ये सबसे अच्छा उदाहरण कौन-सा है दोस्तों? हरित क्रांति। भारत में जब हरित क्रांति आई थी तो क्या हुआ था, बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें आई थी, मतलब थ्रेशर से यूज़ किया गया गेहूँ की कटाई दोस्तों हुई, फिर उसके बाद ट्रैक्टर का यूज़ किया गया, सिंचाई के लिए बड़ी-बड़ी अ, ट्यूबवेल्स लगाए गए। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई? ये सभी चीज़ें शिक्षा के माध्यम से ही आई। अब हम लोगों ने अधिक मात्रा में विकास कर लिया, जिससे क्या हुआ, हमारे उत्पादन में भी वृद्धि हुई। अब देखिए दोस्तों, ये लड़के और बच्चियां ये बात कर रहे हैं, मतलब आप ही की एज के हैं। ये पूछ रहे हैं कि मानव संसाधन क्या है? क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? तो कहोगे नहीं यार, ये तो भूमि और श्रम से भी अधिक है, क्योंकि ये हमारा माइंड जो होता है उससे भी चीजें अधिक करके दे देता है हमें। कह रहा है कि मानव पूंजी क्या रुपया, डॉलर या पैसा के समान है? कहोगे अ, ये जो है दोस्तों उससे भी अधिक है। अगर आप लोग शिक्षा लेकर के कहीं काम करते हो तो ये उससे भी अधिक होता है। ठीक है, पैसे के लिए तो आप लोग काम करते ही हो, उसके साथ ही आप लोग देश के लिए भी काम करते हो। देखिए दोस्तों, जब आप लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते हो तो ये जो शिक्षा प्राप्त करते हो ये केवल उन्हीं लोग आप ही को फ़ायदा नहीं करेगा, आपसे जो भी लाभ लेगा उन सभी व्यक्तियों को, जो लोग अशिक्षित रहेंगे उनको भी फ़ायदा होता है। तो ये मत सोच के चलिए कि केवल मैं पढ़ लिख लूँगा तो केवल मुझको फ़ायदा होगा, नहीं। आपने जो चीज़ों का आविष्कार किया है, उन चीज़ों से देश को भी फ़ायदा होगा और वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी फ़ायदा होता है। मैं आप लोगों को अब एक कहानी के माध्यम से इस सभी चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से लोग संसाधन के रूप में काम करने लगते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को देखोगे कि जब शिक्षित किया जाता है तो डॉक्टर क्या बन जाता है? डॉक्टर लोगों की सेवा करता है। टीचर क्या काम करता है? टीचर लोगों को शिक्षित करता है। ये सब चीज़ें कैसे हुई हैं? जब टेलर क्या करता है? टेलर जो है कपड़े बुनता है, फिर उसके बाद ये इंजीनियर क्या करता है, अलग-अलग प्रकार की चीज़ों का निर्माण करता है। तो ये सभी चीज़ें जो है मानव पूँजी हैं, इन्हीं को मानव पूँजी कहते हैं, जो हम लोग काम करते हैं। अब देखिए शकल की कहानी, अगर बात किया जाए शकल की, ठीक है दोस्तों, शकल की कहानी के बारे में बात किया जाए तो देखिए 2 मित्र रहते थे, विलास नाम था और शकल नाम था। 2 मित्र क्या नाम था दोस्तों? उनका नाम, एक व्यक्ति का नाम विलास था, दूसरे व्यक्ति का नाम शकल था। ये एक गाँव में रहते थे जिसका नाम था सेमापुर। सेमापुर गाँव में रहते थे। इनकी एज लगभग 12 साल की थी दोनों की, लेकिन उनके रहन-सहन में थोड़ा अंतर था। ठीक है? अगर शकल की बात करें तो उसकी माँ जो थी उनका नाम था शीला। शीला क्या काम करती थी? घर के काम-काज करती थी। उनके पिता जो थे वो एक प्रकार के खेतों में काम करते थे। ठीक है? उसके बाद शकल भी अपनी माता का काम में हाथ बटाता बटाता था। उसके 2 भाई-बहन थे जिसका नाम था जीतू और सीतू, उनका देखभाल भी करता था। उनके एक चाचा थे जिन्होंने मैट्रिक पास की थी। मैट्रिक मतलब दोस्तों 10वीं की परीक्षा पास की थी, लेकिन अभी भी घर पे बैठे थे क्योंकि उनको कोई रोज़गार नहीं मिला था। बूटा और शीला मतलब उसके माता और पिता ये चाहते थे कि उसका बेटा पढ़े-लिखे। इसके कारण उन्होंने उसके पढ़ाई पर जोर दिया, ठीक है? और उसने अपना उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली, मतलब उसने अपना ग्रेजुएशन कर लिया और तब पर भी उसके पिता ने उसकी पढ़ाई को जारी रखवाने के लिए क्या काम किए, उन्होंने बैंक से लोन लिया। बैंक से लोन लेकर के अब उसने क्या किया, अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई जारी रखने के कारण से उसने अपना कोर्स पूरा कर लिया। जब कोर्स पूरा कर लिया तो दोस्तों उसको एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। जब प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई तो उसने उसी प्राइवेट फर्म में एक सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन किया। सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन करने के कारण से अब उसके बॉस थे दोस्तों, जो वहाँ के मालिक थे, उसके सेवाओं से प्रसन्न होकर उसकी पदोन्नति कर दी। मतलब कि उस लड़के ने क्या काम किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर बनाने के कारण से जो बॉस थे उनकी बिक्री में काफ़ी अधिक
बढ़ोतरी हो गई। जो उन्होंने सेल्स करते थे उसमें वृद्धि हो गई, जिसके कारण से उसके बॉस ने उसको और अधिक मात्रा में पदोन्नति कर दी। अब उसके पैसे में भी वृद्धि हुई और जो-जो चीज़ें उसने बनाई थी उससे आम लोगों को भी फ़ायदा पहुँचा। तो चलिए अब दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं जिसका नाम है दोस्तों विलास। विलास की बात करें तो विलास क्या है? विलास भी 11 साल का लड़का है। वो भी सकल के ही गाँव में रहता था। उसके पिता एक मछुआरे थे दोस्तों। वो देखो मछली मारने वाले उसके पिता थे। लेकिन जब वो केवल 2 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब उसकी माता क्या काम करती थी? मछलियाँ बेचकर उसके परिवार का पाला-पोसा था। ठीक है? ज़मींदार के तालाब से वे मछलियाँ खरीदती थी और निकट में जाकर के बेचती थी। वह मछलियाँ बेच कर के लगभग एक दिन में लगभग 150 रुपए कमा पाती थी और इन्हीं से वे अपने परिवार को देखती थी। विलास को एक रोग भी था जिसका नाम था गठिया रोग भी था। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि डॉक्टर को दिखा पाती कि उसकी गठिया रोग सही हो सके। इसके साथ ही देखा जाए तो विलास का पढ़ने लिखने में उतना रुचि भी नहीं था, उसका मन भी नहीं करता था कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे। मतलब उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे तो वो भी नहीं चाहते थे कि उनकी उतनी रुचि नहीं थी कि मेरा बेटा भी पढ़े लिखे। तो क्या होता है, वो कुछ दिनों के बाद उसकी माँ बीमार पड़ जाती है दोस्तों, फिर उसको जाकर के वहीं पर काम करना पड़ता था उसी तालाब में। अब वो मछलियाँ बेचता था और अपनी माँ का ख्याल रखता था क्योंकि उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी। तो इस प्रकार से ये कहानी हमें क्या बताती है दोस्तों, 2 ही दोस्त थे जो है दोनों दोस्त जो थे एक ही गाँव के दोस्त थे। देख लीजिए दोस्तों, ये दोनों दोस्त एक ही गाँव के हैं जो कि चित्र के माध्यम से बताया गया है। ये लड़का जो है दोस्तों स्कूल जा रहा है, लेकिन ये लड़का क्या काम कर रहा है, अपनी माँ के साथ मछलियों को बेच रहा है, ठीक है। फिर अब देखिए दोस्तों, जब ये लोग बड़े हो गए तो अभी भी ये अपने गांव में मछलियां ही बेच रहा है, लेकिन अब देखिए इसका जो है पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मतलब अब ये दोस्तों क्या बन गया है, अमीर आदमी बन गया है, ठीक है। तो पढ़ाई का इतना इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम लोग निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि विलास तो स्कूल नहीं गया, शकल स्कूल जाता था। अब शकल को एक अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन विलास को अभी भी वहीं पर काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो अपनी माँ अब उसने जब डिग्री प्राप्त कर ली दोस्तों, डिग्री प्राप्त करने के बाद क्या काम किया कि उसने एक प्रकार के सॉफ्टवेयर का भी निर्माण किया जिससे लोगों को भी भलाई हो रही है। लेकिन अभी भी विलास क्या कर रहा काम कर रहा है, मछलियों को ही बेच रहा है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं हमारी पढ़ाई लिखाई के बदौलत। जब दोस्तों आप लोग लगातार पैसे को खत्म अपने शिक्षा में करते हो तो एक समय ऐसा आता है कि आपको उसका फल ज़रूर मिलता है, ठीक है? जब आप लोगों को एक लंबे समय में उसका फल मिलता है, तो इसी कारण से लोग हमेशा पढ़ाई-लिखाई जारी रखते हैं। और एक बात और है दोस्तों, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जिनके माता-पिता पढ़े लिखे होते हैं, वही लोग क्या काम करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और जिनके माता-पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वे लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे उतने पढ़ लिख सकें, क्योंकि उनके पढ़ाई में उन उनको उतनी पढ़ाई के बारे में नॉलेज नहीं होती है। उनके माँ-बाप जो है तो दोस्तों क्या होते हैं, गरीबी के दुष्चक्र में फँस जाते हैं, ठीक है? अगर जापान जैसे देशों को देखा जाए तो जापान जैसे देशों में ये बताया जाता है कि वहाँ पर मानव संसाधन मतलब मानव में ज़्यादा मात्रा में निवेश किया गया है। वहाँ पर दोस्तों प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में नहीं है, लेकिन मानव पूंजी मतलब उनमें वे लोग अब जो भी चीज़ें चाहिए होता है जापान में, वे लोग दूसरे देशों से खरीद लेते हैं क्योंकि उनके पास अच्छी खासी पैसे रहती हैं। क्योंकि उनके सरकार ने क्या काम किया है,
अधिक मात्रा में मानव में संसाधन पर निवेश किया है, मानव के संसाधन पर अधिक मात्रा में निवेश किया है, मतलब शिक्षा पर निवेश किया है, हॉस्पिटल मतलब स्वास्थ्य पर निवेश किया है दोस्तों। इन पर अधिक मात्रा में निवेश करने के कारण उनकी स्थिति आज भी अच्छी है। अब देखिए दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं का आर्थिक क्रियाकलाप। अब दोस्तों, अब आप लोग एक काम करिए, एक बार इस वीडियो को रोकिए 1 मिनट के लिए और उन सभी चीज़ों को रिकॉल करिए जो मैंने बताया है आपको। चलिए अब आप लोग शुरू करिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या देख रहा है दिया गया है, पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। देखिए दोस्तों, पुरुष और महिलाएं किस किस प्रकार के अपने अपने काम करते हैं, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर क्रियाकलापों की बात करें तो 3 प्रमुख क्षेत्रों में क्रियाकलाप बताए जाते हैं। एक प्राथमिक होता है, दूसरा द्वितीयक होता है, तीसरा तृतीयक होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत हमारे कृषि आते हैं, वानिकी आते हैं मतलब वनों से रिलेटेड आते हैं, पशुपालन आते हैं, मत्स्य पालन आते हैं और मुर्गी पालन आते हैं। और इसके बाद खनन और उत्खनन, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्राथमिक होती हैं। ठीक है। द्वितीयक के अंतर्गत देखा जाए तो दोस्तों, द्वितीयक के अंतर्गत क्या आता है हमारा, द्वितीयक क्षेत्र में हमारा विनिर्माण आता है, मतलब हम कोई भी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो द्वितीयक के अंतर्गत आता है। तृतीयक के अंतर्गत देखा जाए तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो होता है व्यापार होता है, परिवहन होता है, संचार होता है, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पर्यटन सेवाएं होगी, ये सभी तृतीयक के अंतर्गत आती हैं। तो 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में क्या आता है दोस्तों, जितने भी कृषि हो गए, वन हो गए, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, ये सभी क्या होते हैं, प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक के अंतर्गत जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के काम किए जाते हैं, विनिर्माण जिसे बोलते हैं, उसके काम किए जाते हैं, वो द्वितीयक के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी तृतीयक के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो क्या होते हैं दोस्तों, जिसमें आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जैसे जिसमें एक बाजार क्रियाएं होती हैं, दूसरा गैर बाजार क्रियाएं होती हैं। बाजार क्रियाओं में दोस्तों क्या होता है, बाजार क्रियाओं में वेतन होता है या लाभ होता है। ठीक है, इस प्रकार के उद्देश्य से ये काम किया जाता है बाजार का क्रिया, या तो उनको लाभ दिया जाएगा या वेतन दिया जाएगा। और गैर बाजार क्रियाएं क्या होती हैं, जिनका भुगतान क्या होता है, पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है, परिश्रम के क्षेत्र में जिनका भुगतान किया जाता है उसे गैर गैर बाजार क्रियाएं कही जाती हैं। बाजार क्रिया दोस्तों, 1 मिनट, बाजार क्रिया वो होती है जिसमें हमारा क्या होता है, भुगतान किया जाता है। गैर बाजार क्रिया क्या होता है, गैर बाजार क्रिया के अंतर्गत हम लोग भुगतान नहीं करते हैं, बल्कि गैर बाजार क्रिया के अंतर्गत हम लोग अपना उपयोग करते हैं उसका। जो गैर बाजार क्रिया होती है, हम अपने लिए उसका उत्पादन करते हैं, उसे गैर बाजार क्रिया कहते हैं। अब आप लोग दोस्तों बता सकते हैं कि कौन सी क्रिया ऐसी है जो गैर है आर्थिक क्रिया है, और गैर आर्थिक क्रिया कौन सी है। ठीक है, जिससे दोस्तों आपका इनकम जनरेट होगा, वो तुम्हारा आर्थिक क्रिया होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आर्थिक क्रिया क्या होती है, गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है, आप लोग बता सकते हैं कि जिसमें पैसा हमारा जनरेट होता है आर्थिक क्रिया, जो पैसा जनरेट नहीं होता है वो गैर आर्थिक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे आपके घर में आपकी मम्मी खाना बनाती हैं या जो भी काम करती हैं, जिसमें पैसा नहीं मिलता है उसे गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। जिसमें पैसा मिलता है दोस्तों, जैसे आपके पापा जाते हैं काम पे काम करने, तो वहाँ पर जो पैसा उनको मिलता है वो आर्थिक क्रिया होती है। वो सभी चीज़ें जिसमें पैसा मिलेगा आर्थिक क्रिया, जो चीज़ें में पैसा नहीं मिलता है वो गैर आर्थिक क्रिया कहलाता है।
अब आप लोग बता सकते हो दोस्तों, आपके घर में कौन सी क्रिया ऐसी होती है जो गैर आर्थिक होती है? क्या आप आर्थिक क्रिया करते हैं? जब भी आपकी मम्मी बोलेंगी कि जाओ पानी लेकर आओ, तो क्या वो आर्थिक क्रिया हुई? तो कहोगे नहीं। लेकिन अभी आपका अगर नौकर रहेगा, उसको पानी मंगवाओगे और उसके लिए तुम उसको पेमेंट करोगे, तो वो आर्थिक क्रिया रहेगी। इतना दोस्तों आप लोग समझ सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर पुरुषों की बात किया जाए और महिलाओं की बात किया जाए, तो पुरुष जो होते हैं और महिलाएं जो होती हैं, तो उनको अलग-अलग वेतन दिया जाता है। कब अलग-अलग वेतन दिया जाता है? जब अलग-अलग प्रकार के काम दिए जाएँगे, जैसे कृषि का जैसे काम कोई दे दिया जाएगा मेहनत का करने के लिए, तब। मैन क्या काम करते हैं दोस्तों? जैसे कि अगर लेबर का काम हो गया, तो मैनों की तुलना में वोमेन को कम वेतन दिया जाता है, ठीक है? ये माना जाता है कि वोमेन कम काम कर पाएँगी मैन की तुलना में, इसी कारण। लेकिन यही अगर शिक्षा में देखा जाए, जिसमें माइंड का उपयोग होता है, उसमें दोनों को समान वेतन दिया जाता है। अगर आप लोगों को अधिक मात्रा में शिक्षित कर दिया जाए, चाहे आप मैन हो चाहे वुमेन हो, अगर जो भी उसके बाद आपको जो भी नौकरी मिलेगी, उसमें दोनों को समान रूप से वेतन मिलेगा। तो शिक्षा दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। शिक्षा अगर शिक्षा मिल जाए आप लोगों को, तो शिक्षा लेने के बाद कोई भी किसी भी क्षेत्र में शिक्षा लेने के बाद आपको अच्छी नौकरी मिलती है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था, शकल ने शिक्षा के बाद क्या किया था, अच्छी नौकरी पाई थी और उसको अच्छा वेतन मिला था। ठीक है? भारत सरकार भी दोस्तों लगातार शिक्षा का प्रयास कर रही है। भारत सरकार क्या काम कर रही है? लगातार स्कूलों का निर्माण करवाती है, बच्चों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के योजनाओं को तैयार करती है, ठीक है? अगर देखा जाए, पहली पंचवर्षीय योजना जब आई थी, तो हमारा 151 करोड़ रुपए वहाँ पर खर्च किया गया था शिक्षा पर। लेकिन आज 2020-21 में देखा जाए, तो वही जो पहले 151 करोड़ रुपए खर्च किया गया था, आज वही बढ़ कर के 99,300 करोड़ रुपए खत्म किया जा रहा है। फिर से बताएं दोस्तों, तो आप लोगों को 99,300 करोड़ रुपए आज के समय में खर्च किया जा रहा है केवल शिक्षा पर। 51-52 में देखा जाए तो 0.64% जो था शिक्षा पर व्यय किया गया था, लेकिन 19-20 में बढ़ कर के 3.1% तक हो गया है, ये शिक्षा का जो व्यय है। अब अगर देखा जाए पुरुषों में देखा जाए दोस्तों, पहले देखिए आपका 20% से भी कम मात्रा में हम लोग शिक्षित थे पुरुष के मामले में। आज के समय 2017 में देखा जाए, तो वही परसेंटेज बढ़ कर के आज कितना हो गया है, 70% से भी ऊपर हो गया है। एवरेज की बात करें दोस्तों, ये महिलाओं का संख्या देखा जाए, तो महिलाओं का संख्या अगर देखा जाए, तो महिलाएं कितनी है दोस्तों, 10% से भी नीचे थी। कब? 1951 में। और आज देखा जाए 1917 की बात किया जाए, तो वहाँ पर इनका परसेंटेज लगभग 65% बढ़ गया था, जो 10% से भी कम थी। आज इतना शिक्षित किया गया इन लोगों को, शिक्षा पर इतना मात्रा में खत्म किया गया पैसा, कि उनका परसेंटेज 65 हो गया है। ये सभी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है? 1951 से लगातार शिक्षा बढ़ रही है, साक्षरता दर भी बढ़ रही है दोस्तों, ठीक है? इस प्रकार से ये सब चीज़ें हो रही हैं, आप लोग उसका आंसर दे सकते हो। और भी कुछ चीज़ों के बारे में बात किया जाए, तो देखिए 1951 में केवल 18% लोग जो थे वो शिक्षित थे। आज वही 2018 में 85% वही शिक्षा दर हो गई है, ठीक है? ये इसलिए हुआ है ताकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है, सरकार लगातार कह रही है कि आप स्कूल चलो। अब आप लोग अपने गांव में देखते होंगे, अपने घरों में देखते होंगे, आज सभी लोग, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर पहले की बात किया जाए, तो आप लोग पहले देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पढ़ाई लिखाई करते ही नहीं थे, जिनको ये तनिक भी नहीं पढ़ाई लिखाई मतलब उनसे कोई मतलब ही नहीं होता था। लेकिन आज के समय में ये बढ़ गया है।
इसी प्रकार दोस्तों पुरुषों में अगर शिक्षा दर देखा जाए 16% अधिक है महिलाओं की तुलना में। ठीक है। इसी प्रकार राज्यों की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में शिक्षा सबसे ज़्यादा है, वो है दोस्तों सबसे ज़्यादा राज्य जो है वो केरला है। केरला में शिक्षा दर जो है 94%, मतलब अगर 100 लोगों की बात किया जाए तो वहाँ पर 100 लोगों में से 94 लोग ऐसे रहेंगे जो शिक्षा अपना प्राप्त कर लिए हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं। जबकि बिहार की बात किया जाए तो बिहार में केवल 62% लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। प्राथमिक स्कूल की बात किया जाए तो दोस्तों भारत में लगभग 7,78,842, ठीक है, इतने गांव में, इतने जो गांव हैं उन सभी गांव में ये जो गांव थे दोस्तों 7,78,842 लाख जो है भारत में गांव थे। और इन सभी गांव में देखोगे आप लोग कि सभी गांव में एक ना एक दो स्कूल जरूर है, वो भी प्राथमिक शिक्षा के तहत। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान दिया गया। प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य हो गया था सरकार का। सरकार ने ये काम किया कि बच्चे जो है सरकारी स्कूल में हमारे गरीब लोग के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब माता पिता के बच्चे पढ़ते हैं जिनको अधिक मात्रा में खाना पीना भी नहीं मिल पा रहा था। तो सरकार ने अपनी तरफ से उन लोगों को दोपहर के भोजन का योजना बनाया, क्योंकि पहले भोजन की योजना नहीं थी। लेकिन सरकार ने देखा कि यार ये बच्चे जो है खाए पिए ही नहीं है तो पढ़ेंगे क्या, तो सरकार ने उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था की। 12वीं योजना में देखा जाए तो 18 से 23 वर्ष की आयु के लगभग 27% तक वृद्धि हो गई है, ठीक है, 2018 से। इस प्रकार से दोस्तों देखो कि आपके लिए शिक्षा का लगातार विकास किया जा रहा है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आप लोग अधिक मात्रा में शिक्षित हो सको। अब 1950-51 की बात करें तो विद्यालयों की संख्या 750 थी, विश्वविद्यालयों की संख्या 30 थी। विद्यार्थी कितने थे? 2,63,000। आज में देखा जाए तो लगभग 24,000 यूनिवर्सिटी बन गई हैं हमारी। 16-17 में देखा जाए दोस्तों महिलाओं की संख्या, महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? यहाँ पर पहले महाविद्यालय कितने थे? महाविद्यालय मतलब दोस्तों जो सबसे बड़े विद्यालय हैं। 1950-51 में लगभग 750 थे। विश्वविद्यालय कितने थे? 30 थे। विद्यार्थी कितने थे? 2,63,000 थे। और यूनिवर्सिटी की बात किया जाए, शिक्षक जो थे यूनिवर्सिटी में विद्यालय में 24,000 थे। आज अगर देखा जाए वही 1920-21 में अगर देखा जाए इनकी संख्या बढ़ करके 46,000 लगभग हमारे महाविद्यालय हो गए हैं। विश्वविद्यालय लगभग दोस्तों 1,000 से भी ज़्यादा हो गया है। जो विश्वविद्यालय 30 थे तो आज जो है विद्यार्थियों की संख्या लगभग 3,94,34,000 हो गई है। लगभग 3 करोड़ लोग शिक्षित हैं, विद्यार्थी हैं। और लगभग हमारे 1,14 लाख, लगभग 14 लाख जो है हमारे क्या है शिक्षक हैं। 14 लाख दोस्तों शिक्षक हैं। 3 करोड़, लगभग 4 करोड़ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उनको पढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या देखा जाए तो 14 लाख है। और विश्वविद्यालय लगभग 1,074 हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा हो रही है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दोस्तों दी गई हैं, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ करके और डिटेल से समझ सकते हो। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया। अब आप लोगों से ये कह रहे हैं कि आप लोग फिर से एक बार जो है जहाँ तक आप लोगों ने रुका था उसके आगे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए आप लोगों को क्या आ गया है, जितना चीज़ें मैंने बताया है क्या आप लोगों को सब चीज़ें आ रही हैं? अगर दोस्तों आ गई हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रही हैं तो बताइएगा कि कौन सी चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आई है उसको कमेंट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगली चीज़ को मैं कल इसको बता दूंगा आप लोगों को।